चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब तो जब आएगी तब आएगी वो। तो अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कोरिलेशन। कोरिलेशन, ठीक है। अब ये तो कोरिलेशन है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, ठीक है। और कोरिलेशन का जब किसी का दूसरे के साथ में संबंध हो। अब जैसे कि अगर मैं इसको समझाऊं कि सपोज एप्पल है, ठीक है, एप्पल और प्राइस। अच्छा, एप्पल का प्राइस सस्ता और महंगा होना इस बात पे डिपेंड करता है कि एप्पल का प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। एप्पल का प्रोडक्शन, अगर पैदावार ज़्यादा होगी तो प्राइस घट जाएगा, अगर पैदावार कम होगी तो क्या होगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो एप्पल का उसके रेट के साथ में एक संबंध है, या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के साथ में संबंध है ना। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्राइस घटेगा, प्रोडक्शन कम होगा मतलब पैदावार कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो बस यही कोरिलेशन है। अब हालांकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, कुछ फॉर्मूलेज हैं और उसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन व्यावहारिक तौर पे कोरिलेशन क्या चीज़ है वो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्स कॉमा वाई, अगर मैं इसको लिखूं तो जाएगा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे दो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें प्राइस था और एप्पल था। तो एप्पल का प्राइस, यहाँ कह सकते हैं कि प्राइस और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अच्छा है तो प्राइस घटेगा, प्रोडक्शन कम है तो प्राइस बढ़ेगा। तो दो चीज़ें थी वहाँ पे, तो वही समझ लो कि जो एक्स और वाई दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में पहला है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, अच्छा, पॉजिटिव कोरिलेशन को अगर मैं समझाऊं तो इसको क्या कह सकते हैं। सपोज दो वेरिएबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम एक्स वाई की फॉर्म में समझ रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पे मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया। सपोज कोई वेरिएबल है एक्स और कोई वेरिएबल है वाई। तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर प्रोडक्शन अच्छा है तो पैदावार घटेगी, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो पैदावार भी ज़्यादा होगी, ओ सॉरी, पैदावार ज़्यादा हो रही तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अपोजिट हो रहा था, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी व्यवहारिक एग्जाम्पल अपने आसपास देखना कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके अगेंस्ट में दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है ना। मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और उसके अगेंस्ट में दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है तो इस तरह के रिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी जैसे कोरोना का एग्जांपल देख लो। कोरोना के एग्जांपल में अगर ज़्यादा लोगों को ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो ज़्यादा लोग मरेंगे। मान लिया, अगर सीधी सी बात है ना, अगर ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए तो मरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो इनके बीच में रिलेशन है पॉजिटिव होने वाले लोगों का मरने वालों से, तो हम बोलेंगे एक पॉजिटिव कोरिलेशन है व्यावहारिक तौर पे। हालांकि हम एक्स और वाई की फॉर्म में इसको समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरा हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, तो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे सपोज एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक बढ़ रहा है, ये एरो जो मैं लगा रहा हूँ इसका मतलब है एक चीज इंक्रीज हो रही है और वाई डिक्रीज होगा, है ना। कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई डिक्रीज होगा, या फिर वाई इंक्रीज हो रहा है तो एक्स डिक्रीज होगा। मतलब कोई भी एक वेरिएबल बढ़े तो दूसरा घट रहा है तो इसे हम नेगेटिव
कोरिलेशन बोलते हैं। और जो मैंने एग्जांपल दिया था वही एप्पल वाला कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, है ना। तो ये किसका एग्जांपल था, ये नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। अच्छा, अब थर्ड है हमारा नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, ठीक है, नो कोरिलेशन। तो नो कोरिलेशन में क्या होगा कि एक्स और वाई है सपोज, तो अगर एक के बढ़ने या घटने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है, कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके अगेंस्ट में जो दूसरा वेरिएबल है उसमें अगर कोई भी फर्क ना पड़े तो उसे हम नो कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे कि कोरोना पॉजिटिव अगर लोग बढ़ रहे हैं तो कोरोना पॉजिटिव होने का हार्ट पेशेंट से कोई या टीवी वाले पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा लोग हुए भी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टीवी वाले पेशेंट ज़्यादा मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका मतलब एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन। तो परफेक्ट कोरिलेशन तब होता है जब ये रो जो सिंबल है ये इसका कोरिलेशन का सिंबल है, जब इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो हम बोलते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है, जब ये रो की वैल्यू 1 हो जाती है तो हम बोलते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन है। अच्छा, इसका अगला है लाइन, LINE, लाइन कोरिलेशन। लाइन कोरिलेशन, तो लाइन कोरिलेशन का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो अभी अभी तो हमने सिर्फ दो ही वैल्यूज मानी थी एक्स वाई। अगर हमारे पास x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो अगर उन वैल्यूज के लेके हम कोई ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ इस तरह से लाइन में बन जाता है तो हम बोलेंगे कि ये एक लाइन कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर एक उन पॉइंट्स को ड्रॉ करने पे एक लाइन बन जाती है तो हम बोलेंगे कि ये लाइन कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ये आसान है, और जो कल करे थे वो भी इजी थे, बस आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो पहला जो मेथड है, यहाँ यहाँ पे लिख देना मेथड्स, मेथड्स टू फाइंड कोरिलेशन। ठीक है, मेथड टू फाइंड कोरिलेशन। तो पहला मेथड है इसमें कोफिशिएंट, सी, हाँ कोफिशिएंट, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन, और इसी को बोलते हैं कर्ल, KERL, कर्ल स्पियर्समैन, कर्ल स्पियर्समैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये पहला मेथड है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका दूसरा नाम है कर्ल स्पियर्समैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें मोबाइल में मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है इसलिए मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। और सेकंड हमारे पास मेथड है रैंक कोरिलेशन, RANK, रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। ठीक है,
अच्छा, अब इसको थोड़ा पहले वाले मेथड को हम समझते हैं। पहला वाला मेथड है हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ, पहला मेथड है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट और कोरिलेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये पी तरह का सिंबल है रो, लेकिन थोड़ा तिरछा पी है ये। हेलो, हेलो, आ रही है अब आवाज? है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सपोज हमारा x है और y हमने इस तरह से बना लिया। x के नीचे हमने लिख दिया इस तरह से x1 x2, और ये चलता रहेगा और xn तक चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से y1 y2, और ये चलता रहेगा और ये yn तक पहुंच जाएगा, ठीक है। y1 y2 y3 y4 इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, क्योंकि फॉर्मूले से ही हम आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो फॉर्मूला है वो है कुछ इस तरह से, रो इज इक्वल समेशन और फिर ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस वाई बार, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में है हमारे पास में अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं जहाँ पे डैश कर रहा हूँ, इस डैश की जगह आगे लिखना है आप लोग को, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का। तो फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए तभी निकाल पाओगे। इसी तरह से हमारे पास में एक और फॉर्मूला है, आ, वो क्या फॉर्मूला है, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में है रो इज इक्वल एन समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी अपॉन, अपॉन में हमारे पास में नीचे में यहाँ पे एन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में जहाँ मैं डैश लिख रहा हूँ, इसे क्या मतलब इसी लाइन पे आगे है, मैं नीचे लिख रहा हूँ अंडर रूट एन समेशन वी स्क्वायर माइनस समेशन वी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है अच्छा, जो हमने पहले वाला अंडर रूट लगाया था वो पूरा आगे तक है, ठीक है। उस अंडर रूट के अंदर ये वाला, ये दूसरे वाला अंडर रूट वाला है, क्योंकि अब मैं तो यहाँ पे ठीक से लिख नहीं सकता। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा वेयर वेयर u इज इक्वल एक्स माइनस ए। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे देखना कि ये जो मैंने फॉर्मूले बताया अभी तुम्हें, रो इज इक्वल समेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, फिर अंडर रूट करके है समेशन
अगर क्लोज ले जाऊँ तो x माइनस एक्स बार, और ये हो जाएगा अंडरूट है यहाँ पे ये, फिर समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा वाला फॉर्मूला ये रहा रो का, रो इज इक्वल n, क्लोज ले जाता हूँ थोड़ा, n समेशन u v, ये दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ पे, माइनस समेशन u समेशन v, और नीचे अंडर रूट करके है ये पूरा लास्ट तक जो मैं बोल रहा था अभी, है ना, n समेशन u स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है समेशन u का होल स्क्वायर, और फिर ये अंडर रूट है, ठीक है, एक ये अंडर रूट ऊपर पूरा लास्ट तक है, और फिर ये नीचे वाला अंडर रूट दोबारा से है, n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये u क्या है, u है x माइनस ए, और v क्या है, v है हमारा y माइनस बी। ए जो यहाँ पे हम ये यूज कर, मतलब क्योंकि फॉर्मूले में u और v यूज हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि वेयर u इज इक्वल x माइनस ए एंड v इज इक्वल आपका क्या है, y माइनस बी, ठीक है। और ए क्या चीज़ है, ए है एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास में कुछ डाटा दिया होगा उसमें से हम किसी एक वैल्यू को ए मान लेंगे, और वो ए क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। मीन मीडियम मॉड हमने पढ़े थे। मीन एक तरीके से आपका एवरेज होता है, मतलब ऐसा नंबर जो एवरेज हो, है ना, अर्थमेटिक मीन हमने समझा था। तो हम कोई भी एक नंबर को अपनी मर्जी से मीन मान लेंगे, उसी उसको हम ए बोल देंगे, और उस ए से फिर हमारा यू निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे, अच्छा, ये ए जो होगा ये एक्स वैल्यूज़ के लिए मीन होगा, और जो बी है वो वाई वैल्यूज़ के लिए मीन होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में एक तीसरा फॉर्मूला और है, ये है हमारा सी ओ आर ब्रैकेट में एक्स वाई अपॉन वी ए आर ब्रैकेट में एक्स, फिर अंडर रूट वी ए आर ब्रैकेट में वाई। तो वी ए आर का मतलब है वेरिएंस, तो जब हमें वेरिएंस दिया होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये पूरा आगे ना दे रखा नीचे, वेयर सी ओ आर एक्स वाई इज इक्वल 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार एक ब्रैकेट में, और फिर y माइनस वाई बार आपका दूसरे ब्रैकेट में है, ठीक है। यहाँ पे अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे देखना वेरिएंस x इज इक्वल है सिग्मा स्क्वायर x इज इक्वल सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो ये वेरिएंस x की वैल्यू है। जब हमें वेरिएंस x दे रखा होगा तभी हम ये थर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसी तरह से वी ए आर वाई इज इक्वल सिग्मा स्क्वायर वाई इज इक्वल समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो रो है इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होगी, मतलब -1 से छोटी नहीं होनी चाहिए और +1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एक और चीज़ हो सकती है कि रो 0 भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पहले यहाँ पे ये देख लो, ये दिख ही रहा होगा, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। अब देखो, मैंने तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रखा, आप क्या करोगे, जो एक्स वाई दे रखे ना, ये एक्स वाई आप लिख लोगे अलग से पहले ही, मतलब क्वेश्चन में आपको एक्स वाई दे रखा होगा, इस तरह से दे रखा होगा, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हेलो, हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है आपको आपको जो है एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। तो मैंने तो डायरेक्ट सॉल्यूशन किया है, तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और एक टेबल दे रखी होगी, उस टेबल में आपको एक्स दे रखा होगा और वाई दे रखा होगा, जो यहाँ पे आपको इस वाले सॉल्यूशन में दिख भी रहा है, ठीक है। जो दिख रहा है ना, एक्स 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 और वाई, तो ये सिर्फ 2 कॉलम दिए होंगे आपको। उसके बाद में हम सॉल्यूशन करने के लिए पूरी टेबल बनाएंगे जो इसमें बना हुआ है,
तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा, एक तीसरा कॉलम बनाया। क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ ये दो ही चीज़ें दे रखी होंगी, एक्स और वाई वाली, जिसमें 23, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33 ये दे रखा होगा, और वाई की वैल्यू दे रखी होगी 18, 20, 20, 27, 21, 29, 27, 29। तो यहाँ से हम तीसरे वाला कॉलम निकाल लेंगे, u इज इक्वल। अच्छा, तो देखो हमने वो सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सेकंड फॉर्मूले में हमारे पास में फॉर्मूले में u और v आ रहे थे। तो u और v जब हमारे पास में फॉर्मूला है तो हमें क्या करना है, हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो u की वैल्यू वहां पे देखो क्या था, वेयर u इज इक्वल x माइनस ए था ना। अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे u इज इक्वल एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इस a को हमें मानना है। तो इस a को हमने क्या मान लिया, 28 मान लिया। a को क्या मान लिया, 28। और ये a क्या चीज होता है, ये होता है एज्यूम्ड मीन ऑफ x वाली वैल्यूज। तो इसमें देखो x की जो वैल्यू है मिनिमम 23 है और मैक्सिमम 33 है। तो इसके बीच में से आपको एक नंबर उठाना है जो लगे कि वो एवरेज हो। तो देखो 28 ना सबसे बड़ा नंबर है ना सबसे छोटा नंबर है, लगभग मिडिल वाला नंबर है। अब आप सोचोगे कि सर कैसे, हमें कैसा पता चलेगा कि 28 ही लेना है, 29 क्यों नहीं लेना या 30 क्यों नहीं लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 28 ले रखा, आप 29 भी ले सकते हो एक ही जगह, आप 30 भी ले सकते हो, आप 31 भी ले सकते हो, आप 27 भी ले सकते हो, आप 23 भी ले सकते हो। यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू में से आप एक उठा के उसे ए मान सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस आता है रिजल्ट में, और कोई भी एग्जामिनर उसे काटेगा नहीं। समझ गए। तो अब हमें u निकालना है, u इज इक्वल हो गया x माइनस ए। तो a क्योंकि मैंने यहाँ पे 28 मान रखा तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है x माइनस 28। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x क्या है, 23 है। तो 23 माइनस 28 अगर आप करोगे तो ये आएगा माइनस का 5। ठीक है, 27 माइनस 28 करोगे तो आएगा माइनस का 1। 28 माइनस 28 करोगे तो 0। 28 माइनस 28 करोगे तो 0। ठीक है, इसलिए 0 0 यहाँ पे लिखे हैं। 29 माइनस 28 करोगे तो 1 आएगा। वही है ना, ये सारी x की वैल्यू है, तो इनसे हम क्या कर रहे हैं, a को माइनस करते रह रहे हैं। a क्या है, 28। 31 में से 28 माइनस करोगे तो 3। 33 में से 28 माइनस करोगे तो 5। इसी तरह से v हमें निकाल लेना है। ठीक है, v हमें निकाल लेना है। तो v हमारा y माइनस 27 है। v क्या हमारा, y माइनस 27। तो अब मतलब वही y माइनस बी था ना ये फॉर्मूला में। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस वाले कॉलम में, v इज इक्वल वाई माइनस बी, है ना। y माइनस बी, v होता है y माइनस बी, सेकेंड वाला कॉलम भी तो है मेरे पास में ये। ठीक है, तो y माइनस बी। तो अब हमें b की जगह कोई एक मिडिल वाली वैल्यू माननी है। तो मैंने यहाँ पे मिडिल वाली वैल्यू 27 ले ली, मतलब 18 से लेके 29 के बीच में ये 27 आ रखा है ना। आप चाहे 20 ले लो, चाहे 18 ले लो, चाहे 21 ले लो, कोई भी ले सकते हो आप, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो माइनस करते रहे, y यहाँ पे 18 था, 18 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का 9, 20 में से 27 घटाएंगे -7। तो ये सारा माइनस करते करते ये सारा आ गया। अच्छा, नीचे हमने सबको ऐड भी कर लिया है, इन सारी वैल्यूज को ऐड किया, कुछ प्लस वाले थे कुछ माइनस वाले थे। इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, और ये आ क्या रहा है, ये समेशन u आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इन सबको ऐड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो समेशन v है। तो ये माइनस का 25 आ रहा है। उसके बाद में हमारे पास फॉर्मूले में यू स्क्वायर भी है। ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला है उसमें समेशन यू स्क्वायर भी है, तो हमें पहले यू स्क्वायर वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा, तो मैंने बना दिया। तो यू स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज यहाँ पे आ रखी है इनका स्क्वायर करते रहो। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 0 का तो 0 रहेगा। ठीक है, सबका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे और इन सबको ऐड कर लिया। तो जब ऐड करेंगे तो ये क्या निकल रहा है, समेशन यू स्क्वायर निकल रहा है हमारा। समेशन यू स्क्वायर इज इक्वल 65, मतलब इन सबको जोड़ के 65 आ जाएगा। इसी तरह से हमें वी स्क्वायर भी निकालना है। तो वी स्क्वायर क्या है, इस वाले कॉलम में जो आया है उसका स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो सबको कर दिया इसी तरह से, सबको इस तरह से कर दिया। और ये क्या आ गया हमारा, समेशन वी स्क्वायर निकल रहा है, तो ये आ रहा है 223। अच्छा, फॉर्मूले में हमारे पास में यू वी भी है। यू वी का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यू और वी की। तो यू है हमारा ये रहा -5, वी है हमारा
9, तो 9 बचे 45, इसलिए यहाँ पे आया है। तो इसी तरह से सबको कर दोगे, है ना, u और v की मल्टीप्लाई, और u और v की जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे समेशन u v आ जाएगा। तो ये ऐड करके कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वो लिख लेना। अच्छा, उसके बाद में हमने क्या कर दिया, ये तो चलो ये लिख दिया, जो ऊपर हमने किया उसी के लिए हमने यहाँ पे मान रखा है लेट u इज इक्वल x माइनस 28 एंड v इज इक्वल y माइनस 27। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया सबका, क्योंकि ये बंद होने वाला है थोड़ी देर में। मैं फोटो खींच के डाल दूंगा इसको अभी, अगर उतार, ठीक है, फोटो खींच के डाल दूंगा मैं। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? अरे आवाज नहीं आ रही किसी को? आवाज नहीं आ रही? हाँ तो ठीक है, अभी उतारो मत, क्योंकि फिर ये बंद हो जाएगा ना। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख लिया, इसकी फोटो खींच के मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जो पहले था वही, सेकंड वाला फॉर्मूला वही उतार दिया। अब हमें बस क्या करना है, हमें वैल्यूज रखनी है। तो जब आप सारी वैल्यूज रख दोगे, सारी वैल्यू जो भी आपने निकाली उस फॉर्मूले में, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन है आपके पास, तो एन हो गया, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की जगह 8 आ जाएगा। समेशन यूवी, समेशन यूवी कहाँ गया हमारा, समेशन यूवी हमारा ये रहा, तो इसका कुछ आया होगा, तो इसकी इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई में, मतलब 8 मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे आया होगा वो आ जाएगा। फिर समेशन यू की वैल्यू यहाँ पे ये रही 5 मल्टीप्लाई समेशन वी 25, मतलब सारी वैल्यूज आपको रखते जानी है जो जो ऊपर टेबल में है, और रखते जाओगे तो ये, इसीलिए मैं ये रखी गई हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर लेना, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है आपके लिए, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.80। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, समझ आ गया मेरे को, है ना। तो बस वैल्यू पुट अप